हेलो डियर्स, आई एम उमार रमन पाठक। आज के कॉन्स्टिट्यूशन के लेक्चर में हम समझेंगे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली या इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। इसे भारत की संविधान सभा भी कहते हैं। इसको और भी कई नामों से जानते हैं, जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशनल कन्वेंशन या कॉन्स्टिट्यूशनल कांग्रेस। तो कई सारे नाम हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, कॉन्स्टिट्यूशनल कन्वेंशन या कॉन्स्टिट्यूशनल कांग्रेस। हिंदी में इसको कह सकते हैं भारत की संविधान सभा। आप सभी को पता होगा कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन दुनिया का लार्जेस्ट डॉक्यूमेंट है और रिटर्न फॉर्म में है। दुनिया में सबसे पहला रिटर्न अगर संविधान किसी देश ने अपनाया था तो वह है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। लेकिन दुनिया के सबसे बड़े संविधान बनाने का जो गौरव है वो इंडिया के नाम जाता है। भारत का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है, तो इसको काफ़ी लंबे प्रोसेस से, लंबे प्रोसीजर से, बहुत सारे डिबेट से बनाया गया होगा। इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन मेजॉरिटी के बेसिस पे, एग्रीमेंट पे नहीं बनाया गया था। इसको आपसी सद्भाव, संभावना और लार्ज की डिबेट में, बहुत सारी डिबेट के माध्यम से तैयार किया गया था। क्योंकि इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में मेजॉरिटी में थी, तो ऐसा नहीं था कि उसने अपने हिसाब से सब कुछ पास कराया। इसमें कहा गया था आपसी सद्भाव और डिबेट के द्वारा बातों को तय करेंगे। आइए समझते हैं कि कैसे भारत का कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना। Under the Cabinet Mission Plan of 1946, elections were held for the first time of the Constituent Assembly. Constituent Assembly के लिए इलेक्शन कराए गए 1946 में। किस आधार पर? कैबिनेट प्लान के आधार पर। अब ये कैबिनेट प्लान था क्या? कैबिनेट प्लान भारत में ब्रिटेन के 3 कैबिनेट मंत्रियों का आया हुआ एक मिशन था, जिसके आधार पर ही भारत में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई गई। ब्रिटेन में वर्ल्ड वार के बाद ब्रिटेन की नई सरकार बनी, लेबर पार्टी की सरकार, और नई सरकार के प्राइम मिनिस्टर हुए क्लीमेंट एटली। क्लीमेंट एटली ने साफ साफ कहा कि जून 1948 तक भारत को आज़ाद कर देंगे। तब तक के लिए भारत अपना संविधान बनाने के लिए एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना ले, उसका प्रारूप हम बताएंगे। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि तब तक के लिए एक टेम्पोररी गवर्नमेंट, जिसका एंटरिम गवर्नमेंट बोला जाता है, वो बना ले। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में एक एंटरिम गवर्नमेंट 1946 में फॉर्म कर दी गई। साथ ही साथ एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिजाइन हुई और उसके लिए टोटल मेंबर्स एलोकेट हुए 389। कहा गया कि इन मेंबर्स में से जो पार्टीज के लिए मेंबर होंगे उसके लिए वोटिंग होगी, और वोट का माध्यम होगा सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम के द्वारा इलेक्शन होगा। टोटल मेंबर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए अलॉट किए गए 389। 16 मई 1946 को कैबिनेट मिशन प्लान ने 389 मेंबर्स जो है वो एलोकेट किए भारत की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को। इन 389 मेंबर में से 292 ब्रिटिश प्रोविंसेस से आने चाहिए थे। उस समय ब्रिटिश प्रोविंस भारत में थे 11 ब्रिटिश प्रोविंसेस से 292 मेंबर्स आए। 4 मेंबर्स चीफ कमिश्नरी से आए, जो कि बॉम्बे जैसी चीफ कमिश्नरी, मद्रास जैसी चीफ कमिश्नरी थी। इसके अलावा 93 जो मेंबर्स थे वो प्रिंसली स्टेट्स या राजा की रियासतों और रजवाड़ों से आए। अब जो ये ब्रिटिश प्रोविंसेस थे, यहाँ पर कांग्रेस भी थी, मुस्लिम लीग भी थी और अदर पार्टीज भी थी, तो यहाँ के लिए हुए इलेक्शन। चीफ कमिश्नरीज में भी जो है पार्टीज थी, कांग्रेस, मुस्लिम लीग और अदर पार्टीज, तो यहाँ भी इलेक्शन होने थे। लेकिन प्रिंसली स्टेट्स, राजा और रजवाड़ों में तो कोई इलेक्शन होता नहीं। राजा का अपना अधिकार है कि वो किसको भेजना चाहता है, तो प्रिंसली स्टेट्स के लिए कोई इलेक्शन नहीं हुए। यहाँ पे जो मेंबर्स एलोकेट हुए वो आए नॉमिनेशन के द्वारा। राजा ने जिसको चाहा, जैसे चाहा भेज दिया। इस तरह से 292 प्लस 4 296 सीट्स पर इलेक्शन हुए। जुलाई में इलेक्शन शुरू हुए, अगस्त 1946 तक इलेक्शन हुए, और अगस्त 1946 के इलेक्शन में 296 सीटों में से 208 सीटें इंडियन नेशनल कांग्रेस ने जीती, 73 सीटें ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने जीती, और 15 सीट्स जो है वो अदर पार्टीज ने जीते। टोटल हो गए 296 जिस पे इलेक्शन हुए, प्लस 93 प्रिंसली स्टेट्स के लिए, तो टोटल सीट्स हो गए 389। अब इन 296 जो इलेक्शन वाले लोग थे या इलेक्शन इलेक्टेड मेंबर्स थे, इनमें 213 सीटों पे जनरल कैंडिडेट जीते। जनरल का मतलब है हिंदू खास करके। फिर 79 सीट्स पर मुस्लिम कैंडिडेट जीते और 4 सीट्स पर सिख जीते। यहाँ पे जनरल का मतलब SC ST वाला नहीं है, यहाँ पे जनरल का मतलब है हिंदू। हिंदू में SC भी आता है, ST भी आता है। यहाँ का जो जनरल लिखा है 213 लोग यहाँ पे जीते।
जनरल में 79 मुस्लिम कम्युनिटी से जीते और 4 जो है वो सिख कम्युनिटी से जीते। एससी मेंबर 213 में से थे, कुल 33 मेंबर जो है एससी के लिए जो है वो हुए एलोकेट, जिन्हें डिप्रेस्ड क्लास उस समय कहा जाता था। गांधी जी हरिजन वर्ड यूज करते थे इनके लिए। फीमेल मेंबर इन 389 में से 15 मेंबर्स थी, कुल 15 महिलाएं थीं और टोटल सेशंस हुए 11। टोटल जो बैठकें हुई वो 11 बैठकें हुई कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए। 165 दिन ये सेशन चले, 11 कॉन्स्टिट्यूशनल सेशंस हुए। केवल 114 दिन जो है वो बिताए गए किस पर, ड्राफ्ट कंसिडरेशन पर, कि ड्राफ्ट जो है वो कैसे बनाया गया है उस पर कंसीडर करने के लिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने 114 दिन खत्म किए। ठीक है, 114 दिन लगाए। 15 अगस्त 1947 को आज़ाद होना था देश, इसीलिए इसके पहले भारत के लिए एक फ्लैग डिजाइन किया गया और उसको 22 जुलाई 1947 को एक्सेप्ट किया गया। इंडियन फ्लैग ट्राई कलर, जिसमें बीच में 24 चक्र वाला जो है सुदर्शन टाइप का एक चक्र है, 24 तीलियों वाला चक्र है। ठीक है, वो 24 स्टेट्स को रिप्रेजेंट करता है। इसके पहले जो भी भारत का फ्लैग होता था या कांग्रेस का फ्लैग होता था, ठीक है, जो कांग्रेस के सम्मेलनों में यूज होता था, ट्राई कलर तो था वो, लेकिन उस पर चरखा बना होता था। लेकिन 22 जुलाई 1947 को जो ट्राई कलर फ्लैग एक्सेप्ट किया गया, वो ट्राई कलर होने के साथ उस पर जो है बीच में एक चक्र बना होता था 24 तीलियों का। तो इस तरह से इसका स्ट्रक्चर है। आइए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के कुछ पॉइंट जान लेते हैं। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली यूनिकैमरल थी, बाइकैमरल नहीं थी, क्योंकि 2 सदन नहीं था, एक ही सदन था। लोकसभा जहां है वहीं पे बैठक हुआ करती थी। यूनिकैमरल, एक सदनात्मक था। ठीक है, 2 सदनात्मक नहीं था जैसे राज्यसभा लोकसभा है। ये जो आपकी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है यूनिकैमरल या एक सदनात्मक थी। ये बनी कब, नवंबर 1946 में। कब, अगस्त 1946 में इलेक्शन संपन्न हुए। 16 जुलाई 1946 को जो है कैबिनेट मिशन के अकॉर्डिंग 389 सीट एलोकेट हुई। फिर अगस्त 1946 में 389 सीट्स के लिए इलेक्शन हुए और यह फाइनली फॉर्म्ड हो गई नवंबर 1946 में। डिसबैंडेड हो गई अब 25 जनवरी 1950 को या 26 जनवरी को, जब संविधान लागू हो गया तो इसका काम खत्म हो गया। टेम्पोररी चेयरमैन थे इसके सच्चिदानंद सिन्हा साहब, जो कि कांग्रेस के सबसे सीनियर मोस्ट लीडर थे, ओल्डेस्ट आदमी थे, इसलिए इन्हें एक दिन जब पहली बैठक हुई तो उस दिन इनको चेयरमैन बनाया गया। या टेम्पोररी चेयरमैन थे, इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी के लीडर थे। प्रेसिडेंट हुए परमानेंटली राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इंडियन नेशनल कांग्रेस के मेंबर थे, बाद में चलकर भारत के राष्ट्रपति बने। ये परमानेंट प्रेसिडेंट थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली या संविधान सभा का परमानेंट प्रेसिडेंट कौन था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इनके अलावा 2 वाइस प्रेसिडेंट भी हुए, एच.सी. मुखर्जी और बी.टी. कृष्णमाचारी। ठीक है, एच.सी. मुखर्जी और बी.टी. कृष्णमाचारी ये सबऑर्डिनेट थे प्रेसिडेंट राजेंद्र प्रसाद के। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर कौन था, संविधान सभा का सलाहकार कौन था, बी.एन. राव। ठीक है, बल्लाभी नरसिम्हन राव। बी.एन. राव जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर थे भारत के संविधान सभा के। मद्रास से आते थे, ब्राह्मण फैमिली के थे, बहुत ही जाने माने विद्वान थे ये कॉन्स्टिट्यूशन के, और इन्होंने ही एक प्रारूप दिया भी था जो है संविधान का। इनका बहुत नाम था दुनिया में संविधान के जानकारों में, सर बी.एन. राव, सर की उपाधि भी इनको मिली हुई थी। चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्ट कमेटी ये थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, अंबेडकर के नाम से मशहूर थे। ठीक है, और पलोम जी भी इनका नाम है, और कोलंबिया यूनिवर्सिटी से लॉ ग्रेजुएट थे। एससीएफ के मेंबर थे, ये कांग्रेस के मेंबर नहीं थे। अगर बी.एन. राव की बात की जाए, एच.सी. मुखर्जी की, बी.टी. कृष्णमाचारी की, राजेंद्र प्रसाद की, सच्चिदानंद सिन्हा की, ये सारे लोग इंडियन नेशनल कांग्रेस के मेंबर थे। लेकिन भीमराव अंबेडकर कांग्रेस के मेंबर नहीं थे। ये बॉम्बे से जीत के आए थे, एससीएफ से, शेड्यूल कास्ट फेडरेशन नाम की एक पार्टी थी, उससे जीत के आए थे, शेड्यूल कास्ट फेडरेशन से जीत के आए थे। ड्राफ्ट कमेटी के चेयरमैन थे ये। फिर टोटल टाइम लगा संविधान बनाने में 2 साल 11 महीना 18 दिन, और टोटल खर्चा हुआ 63,96,729 रुपए, 63,96,729 रुपीज। अब कितने दिन डिबेट हुई ड्राफ्ट पर? जब ड्राफ्ट बन गया, मतलब एक किताब पूरा बना के सजा दी गई ड्राफ्ट, तो उस पे 114 दिन कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट हुई, 3 रीडिंग्स हुई, और जो संविधान बना, सबसे पहले जो
सामने आया 26 नवंबर 1949 को। उसमें 8 शेड्यूल थे, 22 पार्ट थे, 395 आर्टिकल थे, जो कि वर्तमान में 12 शेड्यूल, 25 पार्ट और 448 आर्टिकल के आसपास हैं। आर्टिकल्स जो है वो चेंज होते रहते हैं। तो 26 नवंबर 1949 को जो संविधान बन के तैयार हुआ उसमें 8 शेड्यूल, 22 पार्ट, 395 आर्टिकल थे। अब आइए बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल जो असेंबली बनी या कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी, उसकी मीटिंग्स कैसे हुई, कब कब हुई। पहली मीटिंग हुई 9 दिसंबर 1946 को। पहली बार ये जो 389 मेंबर की संविधान सभा बनी, ये कब मिली? 9 दिसंबर 1946 को। और उस समय इसको इंचेयर कर रहे थे, उस समय इसके प्रेसिडेंट थे सीनियर मोस्ट लीडर ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस सर सच्चिदानंद सिन्हा साहब। ये टेम्पोररी प्रेसिडेंट थे और ये उस समय सबसे बूढ़े आदमी थे, तो सम्मान देने के लिए उस दिन इनको प्रेसिडेंट बनाया गया। इनका कोई इलेक्शन नहीं हुआ था, इनको ऐसे ही बना दिया गया था। फिर सेकंड मीटिंग हुई 11 दिसंबर 1946, 9 दिसंबर के 2 दिन बाद ही। इस दिन एक परमानेंट प्रेसिडेंट इलेक्ट कर लिया गया, चुन लिया गया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए, जो कि थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, आईएनसी के लीडर थे, और ये परमानेंट प्रेसिडेंट हो गए। अगर आपसे कोई कहता है टेम्पोररी प्रेसिडेंट या पहला प्रेसिडेंट कौन था, सच्चिदानंद सिन्हा। परमानेंट प्रेसिडेंट पहला कौन था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, 2 मीटिंग हो गई। तीसरी मीटिंग फिर 2 दिन बाद हुई 13 दिसंबर 1946 को। इस दिन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो है वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सामने रखा। ऑब्जेक्टिव या एम कह सकते हैं। ये इसमें यह बताया गया था कि जो संविधान हम बनाने जा रहे हैं उसका एम क्या है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, हम कैसा भारत बनाना चाह रहे हैं। तो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन रखा गया 13 दिसंबर 1946 को, थर्ड मीटिंग में, और उस पर डिबेट्स वगैरह हुई। और उसके बाद 22 जनवरी 1947 को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने उस ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को एक्सेप्ट करते हुए पास कर लिया। तो इस तरह से 3 मीटिंग जो है ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की हो गई। अब जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की मीटिंग्स हो गई, चर्चा, ये मतलब ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास हो गया। इसी बीच क्योंकि मुस्लिम लीग के लीडर मोहम्मद अली जिन्ना लगातार 2 पार्ट थ्योरी, 2 नेशन थ्योरी पे बात कर रहे थे, बंगाल में दंगे हो रहे थे बड़ी संख्या में, डायरेक्ट एक्शन प्लान चल रहा था, हत्याएं हो रही थी हिंदुओं की, और फाइनली क्या हुआ, देश डिवाइड हुआ। कांग्रेस ने एक्सेप्ट कर लिया कि चलो भाई ठीक है, नहीं बैठेगी, नहीं पटेगी, तो अब क्या करेंगे फिर, ठीक है अब तो हम जुदा होते हैं। तो फिर 14 अगस्त 1947 को जो है देश 2 पार्ट में डिवाइड हो गया। 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान बन गया। 15 अगस्त को इंडिया गेट्स फ्रीडम, भारत जो है एक स्वतंत्र राष्ट्र बन गया। अखंड भारत जो था या ब्रिटिश इंडिया था वो 2 पार्ट में डिवाइड हो गया, एक पाकिस्तान और दूसरा भारत। अब चूंकि 2 पार्ट में डिवाइड हो गया तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली तो अभी साथ साथ काम कर रही थी, अब उसको रीऑर्गेनाइज करना पड़ा, फिर से क्या करना पड़ा, उसका रीस्ट्रक्चरिंग करना पड़ा, और रीऑर्गेनाइजेशन हुआ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का 31 अक्टूबर 1947 को। और 389 मेंबर में से 299 मेंबर ही केवल अब इंडिया में रह गए, 90 मेंबर जो है वो पाकिस्तान चले गए। तो अगर आपसे कहे कि 15 अगस्त 1947 के बाद भारत की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का स्ट्रक्चर क्या था, आप कहोगे 299 मेंबर ही भारत की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में उस समय बचे हुए थे। अब इस 299 मेंबर में से 229 मेंबर जो है उसके लिए इलेक्शन हुए, वो प्रोविंसेस से आए, और 70 मेंबर जो है वो जो है 70 मेंबर्स जो है प्रिंसली स्टेट्स को एलोकेट किए गए। 299 में से 229 जो है वो इनका इलेक्शन प्रांतों से हुआ, और 70 मेंबर जो है वो रियासतों के थे। भारत में कुल उस समय ब्रिटिश इंडिया में कुल 565 रियासतें थी, जिसमें 552 रियासतें भारत में लेटर ऑन कुछ देर बाद या पहले शामिल हो गई, 13 रियासतें पाकिस्तान में शामिल हो गई। उसमें से एक आध हिंदू रियासतें भी जो है अमरकोट जैसी रियासत जो है वहां पे शामिल हो गई। कुल मिला के नई जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी उसके मेंबर्स थे 299। अब जो महिलाओं की संख्या थी वो 15 से घट के 12 रह गई। फिर 29 अगस्त 1947 को जो संविधान बना था उसकी ड्राफ्टिंग कमेटी बनी। 29 अगस्त 1947 को ड्राफ्टिंग कमेटी बनी, इसका चेयरमैन बनाया गया
डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। पहला ड्राफ्ट प्रस्तुत हुआ फरवरी 1948 में। टोटल रीडिंग की गई 3 और 26 नवंबर 1949 को संविधान बनके तैयार हो गया। इसीलिए इस 26 नवंबर को नेशनल लॉ डे या राष्ट्रीय विधि दिवस के रूप में मनाते हैं, या कॉन्स्टिट्यूशनल डे भी मनाते हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डे 26 नवंबर को मनाते हैं। फिर क्योंकि 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ, इसीलिए 26 जनवरी 1950 को भारत रिपब्लिक हो गया। अब सवाल यह है कि 26 नवंबर 1949 को अगर भारत का संविधान बन गया तो उसको लागू क्यों नहीं किया गया? उसका कारण था क्योंकि कांग्रेस 1930 से लगातार 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मना रही थी। इसीलिए उस दिन को इंपॉर्टेंस देने के लिए 26 जनवरी को ही संविधान लागू किया गया। 2 महीने वेट किया गया संविधान को इन्फोर्स करने के लिए। तो 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान जो है वो क्या हुआ? इन्फोर्स हुआ, या कह सकते हैं कि भारत का संविधान उस दिन जो है वो लागू हुआ। अब आते हैं 24 जनवरी 1950 को। 24 जनवरी 1950 जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस दिन जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रेसिडेंट बनाया गया, जो कि अभी तक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो है प्रेसिडेंट थे। दूसरा क्या हुआ? नेशनल एंथम जो है, जो भारत का राष्ट्रगान है, जन गण मन अधिनायक, उसको इसी दिन एक्सेप्ट किया गया 24 जनवरी 1950 को। क्योंकि जो है ये जो संविधान है उसके हर देश के लिए एक नेशनल एंथम होता है। तो भारत का संविधान बनने के साथ ही जो है 2 दिन पहले 24 जनवरी 1950 को नेशनल एंथम जन गण मन अधिनायक जो है भारत का नेशनल एंथम बनाया गया। इसके राइटर हैं, आपको पता होगा, रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर 2 देशों के राष्ट्रगान के रचयिता हैं। पहला भारत के जनगण मन अधिनायक के, दूसरा बांग्लादेश जो कि भारत की मदद से बना हुआ राष्ट्र है और बांग्ला पहचान के लिए जाना जाता है। उसको पहले पूर्वी पाकिस्तान कहा करते थे। वहाँ का राष्ट्रगान भी रविंद्रनाथ जी ने लिखा है और उसकी बोल है आमार सोनार बंगला बंगला। ठीक है, आमार मतलब हमारा, आमार सोनार सोने जैसा। ठीक है, आमार सोनार बंगला बंगला। 26 नवंबर 1949 को जिस दिन फाइनल संविधान बन गया था, उस दिन संविधान सभा में 284 मेंबर्स जो हैं वो अवेलेबल थे और सभी ने उस पे भाई साइन की। 3 रीडिंग हुई, इसकी 3 बार वाचन हुआ। 15 नवंबर 1948 को प्रारंभ हुआ, 17 अक्टूबर 1949 तक चला, 4 नवंबर से 9 नवंबर तक पहला चला, दूसरा चला 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 तक, और तीसरा फाइनल वाचन हुआ 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949 तक। तो हमें लगता है कि आपको काफ़ी कुछ समझ में आ गया होगा। और इसमें जो रिप्रेजेंटेशन था जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, इसमें जनसंख्या के अनुपात में लोगों का रिप्रेजेंटेशन किया गया। कहा गया कि 10 लाख की आबादी पर 1 मेंबर जो है वो रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो इस तरह से जो है भारत की संविधान सभा के बारे में काफ़ी कुछ आप नोट कर चुके होंगे। इसी के साथ धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।